हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स का पार्ट 2। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक से आप वो देख सकते हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहले उस पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर वीडियो में कुछ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो का पहला टॉपिक है हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स, मतलब आपकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करता है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसमें एक पर्सन की इनकम को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो इनकम टैक्स आपकी इनकम को जिन 5 हेड्स में कैटेगराइज करता है वो इस प्रकार है। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। पांचवा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपका पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें यदि आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है अगेंस्ट एनी सर्विस जो भी आपने प्रोवाइड की है ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उससे मिलने वाला रेम्युनरेशन आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। और इस हेड के अंदर उस अमाउंट को क्वालिफाई करने के लिए जो पेयर है और जो पेई है उसके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होना कंपलसरी है। सैलरी के अंदर आपका बेसिक वेजेस और बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, पेंशन, कमीशन, ग्रेचुटी, परक्विजिट्स और या फिर कोई भी एनुअल बोनस अगर आपको मिलता है वो सब इंक्लूड होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी में अगला टॉपिक है अलाउंसेस। अलाउंस एक फिक्स मॉनेटरी अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है ऑफिस वर्क से रिलेटेड। बेसिकली सारे अलाउंस टैक्सेबल होते हैं, पर कुछ अलाउंस के केस में एग्जेम्पशन अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कन्वेंस अलाउंस ले सकते हैं, HRA, आपका LTA होता है, या फिर कोई मेडिकल अलाउंस। अगला टॉपिक है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स ऐसे बेनिफिट होते हैं जो कि आपको नॉर्मल सैलरी के एडिशन में मिलते हैं, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन। यहाँ पर कुछ परक्विजिट्स ऐसे होते हैं जो कि सभी कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए टैक्सेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पूरे के पूरे टैक्स फ्री होते हैं। आपका दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस हेड के अंदर आपकी रेंटल इनकम कंप्यूट की जाती है, जिसमें सेक्शन 22 से लेकर 27 तक के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम को कैलकुलेट करना है और आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं डिडक्शन के लिए और कौन से नहीं है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आपके रेंटल इनकम आती है और उस रेंटल इनकम में से आपको कौन से एक्सपेंसेस डिडक्शन के लिए अलाउड है जरा उन्हें जान लेते हैं। उसमें पहला है म्युनिसिपल टैक्स पेड। अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, तो उसको आप डिडक्शन के तौर पर ले सकते हैं। वहीं आपको सेक्शन 24A के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। इसके अलावा आप कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट नहीं कर सकते। अगली डिडक्शन जो आपको हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मिलती है वो होती है सेक्शन 24B में, जिसमें अगर आपने कोई अमाउंट बोरो कर रखा है और उस पर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है और जो आपने लोन लिया था वो परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, तो उस केस में जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है आप उसे सेक्शन 24B के अंदर डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। अब आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो मैक्सिमम कितना अलाउड है उसके रिगार्डिंग यहाँ प्रोविजन दिए गए हैं। पहला, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, मतलब आपने उसे किसी को टेनेंट को किराए पर दे रखा है, तो उस केस में आप जितना मर्जी चाहे इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्शन के तौर पर सेक्शन 24B के अंदर क्लेम कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपका जो डिडक्शन का अमाउंट है वो या तो 2 लाख या फिर 30,000 होगा, जैसा भी केस हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि असेसमेंट ईयर 2020 से लेके 21 तक से जो आपको इंटरेस्ट पेड की डिडक्शन है वो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक अलाउड है। मतलब अगर आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं तो उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो आप हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और दूसरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट।
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि कमेंस होता है फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग से लेके और ख़त्म होता है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जब आपका लोन पूरा रीपेमेंट हो गया हो उस डेट तक, या फिर अगर आपकी कंस्ट्रक्शन पहले कंप्लीट हो गई है तो उस ईयर में, जिस ईयर में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उससे पिछला 31 मार्च आपके लिए यहाँ पर एंड डेट हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट के लिए। आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं जिसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको जो इंटरेस्ट की लिमिट मिलती है डिडक्शन के लिए वो 2 लाख से घटाकर 30,000 रुपये कर दी जाएगी। यहाँ पर पहला केस है कि अगर आपने कोई ऐसा लोन बोरो कर रखा है जो कि आपने 1/4/1999 से पहले का करा हुआ है और वो आपने हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही लिया था। वहीं दूसरा केस है कि अगर आपने कोई ऐसा लोन बोरो कर रखा है जो कि आपने 1/4/1999 के बाद लिया था पर उसका जो पर्पस था वो ना तो किसी हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करना था और ना ही एक्विजिशन करना। तीसरा केस है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन बोरो किया उसके एंड डेट से विद इन 5 ईयर अगर आपने कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन कंप्लीट नहीं करी तो उस केस में जो ये डिडक्शन का अमाउंट है वो 2 लाख से घटाकर 30,000 रुपये कर दिया जाएगा। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि रेलिवेंट ईयर के लिए कंप्यूट किया जाता है। यहाँ पर आपको एक परफॉर्मा दिख रहा होगा कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, जिसमें आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो भी आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे किया है उसे आप माइनस करते हैं, उसके बाद आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। इस नेट एनुअल वैल्यू में से आपको डिडक्शन 24A जो कि 30% ऑफ द NAV होती है वो आपको माइनस करनी होती है। और अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है जो कि सेक्शन 24B के अंदर अलाउड है एज अ डिडक्शन तो आप उसे यहाँ पर लिखेंगे और जो भी यहाँ पे घटाने के बाद आएगा वो बैलेंस आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट के अमाउंट में 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और जो भी पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होगा उसका अमाउंट कंसिडर किया जाएगा। आपका तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इस हेड के अंदर आपकी बिजनेस या फिर प्रोफेशन से होने वाली इनकम या प्रॉफिट्स को कंसिडर किया जाता है। तो आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो इस हेड के अंदर चार्जेबल होता है। तो इस हेड के अंदर आपकी कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती हैं जरा उन पे एक नज़र मार लेते हैं। एसएससी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रॉफिट कमाया हो, आपने कोई सर्टेन लाइसेंस को सेल करके जो भी प्रॉफिट कमाया हो, या फिर आपको कोई कैश रिसीव हुआ है किसी इंडिविजुअल के द्वारा ऑन एक्सपोर्ट अंडर अ गवर्नमेंट स्कीम, कोई भी प्रॉफिट, सैलरी और अ बोनस रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप इन अ फॉर्म। अगली है बेनिफिट रिसीव्ड इन अ बिजनेस। आपका चौथा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर वो सभी प्रॉफिट्स आते हैं जो कि एसएससी अर्न करता है बाय सेलिंग और ट्रांसफरिंग अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की आपको डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर दी गई है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एसएससी हेल्ड करता है चाहे वो उसकी बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड हो या ना हो। बाकी अगर आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आई बटन का ऊपर लिंक दिख जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स। यहाँ पर 2 तरह के कैपिटल गेन होते हैं, पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपने कोई एसेट 36 महीने या फिर उससे ज़्यादा के लिए होल्ड कर रखी है और उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र पर आपको जो भी प्रॉफिट या फिर गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। पर 31 मार्च 2017 के बाद से नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए जो होल्डिंग पीरियड है उसे घटाकर 24 महीने कर दिया गया है। पर ये जो 24 महीने की लिमिट है ये आपकी नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज के अलावा किसी भी एसेट पर अलाउ नहीं है, जैसे कि ज्वेलरी, डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है, जिसमें आपको 2 टैक्स रेट दिए गए हैं, एक 10%, दूसरा 20%। अगर आप इंडेक्सेशन के बेनिफिट को अवेल करते हैं तो उस केस में
आपको 20% के रेट से अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल कराना होगा। वहीं अगर आप इंडेक्सेशन के बेनिफिट को यूज नहीं करते हैं तो उस केस में आप 10% के रेट से अपना LTCT टैक्स करा सकते हैं। आपका दूसरे टाइप का कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप कोई एसेट 36 मंथ से कम होल्ड करते हैं तो उस एसेट पर होने वाले प्रॉफिट या फिर गेन्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। और ये जो 36 महीने की लिमिट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 24 मंथ्स होगी। यहाँ पर कुछ एसेट्स को शॉर्ट टर्म माना जाता है अगर वो 12 महीने या फिर उससे कम पीरियड के लिए होल्ड की जाए, जैसा कि सिक्योरिटीज जिसमें इक्विटी, आपका प्रेफरेंस, डिवेंचर और यूनिट्स ऑफ यूटीआई आते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111 के अंदर कवर होता है तो उस केस में आपको फ्लैट रेट 15% का टैक्स पे करना होगा उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, और अगर उसके ऊपर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल है तो वो भी प्लस सेस जो भी एप्लीकेबल है। बाकी अगर कोई नॉर्मल STCT है तो उसमें नॉर्मल स्लैब रेट जो भी आपका होगा वो लगेगा। आपका पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर जो भी इनकम बाकी के हेड्स के अंदर नहीं है वो सारी इनकम यहाँ पर आती हैं, जैसे कि आपका बैंक डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट हो रहा है, लॉटरी, आपका डिविडेंड, ये सारी इनकमें आपको अदर सोर्सेज के अंदर शो करनी होती है। वहीं जो भी इनकम सेक्शन 56(2) के अंदर डिफाइन की गई है वो सारी यहाँ पर आती है। आपकी कैजुअल इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है जो कि फ्लैट रेट 30% टैक्सेबल होती है, जिसमें सेस ऐड करने के बाद आपको 31.2% का टैक्स पे करना होता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपने कोई ड्रीम 11 में कोई अमाउंट जीता है तो वो आपकी यहाँ पर टैक्सेबल होगी। अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। आपका पहला ITR फॉर्म है ITR 1 सहज। यह रेजिडेंट इंडिविजुअल के द्वारा भरा जाता है अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है और जो आपकी इनकम का सोर्स है वो इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम या फिर कोई भी फैमिली पेंशन जो कि अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो। आपका दूसरा ITR फॉर्म है ITR 2। तो जो भी इंडिविजुअल या फिर HUF ITR 1 फाइल नहीं कर सकते वो इस फॉर्म को फाइल करते हैं, जिसमें अगर उनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें ये फॉर्म फाइल करना होता है। और इसमें वो सभी इनकमें जो आपकी ITR 1 में थी वो सभी यहाँ पर शामिल हैं। और यहाँ पर आपका कैपिटल गेन, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट, अगर आपने किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रखी है और या फिर आपके पास कोई भी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर हैं तो उस केस में आप ITR 2 फाइल करते हैं। आपका अगला फॉर्म है ITR 3। यह रिटर्न फॉर्म इंडिविजुअल और HUF के द्वारा यूज किया जाता है जो कि जिनकी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से आती है, जो कि ITR 1, ITR 2 या फिर ITR 4 फाइल करने के लिए एलिजिबल ना हो। तो इसमें वो सभी इनकमें जो आपकी ITR 2 में थी वो सभी आती हैं, प्लस आप यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड भी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करनी है। और अगर आपकी प्रेजेंटिव इनकम जो कि आपको सेक्शन 44AD, 44AE और 44ADA के अंदर होती है वो 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करनी होती है। आपका चौथा ITR फॉर्म है ITR 4 सुगम। तो इस फॉर्म को इंडिविजुअल और HUF यूज करते हैं और इसमें आपकी वो सभी इनकमें जो ITR 1 में शामिल थी वो शामिल होती हैं और ये बेसिकली प्रेजेंटिव इनकम के लिए भरा जाता है अगर आपकी प्रेजेंटिव इनकम 50 लाख से कम। इसमें आपकी सैलरी, पेंशन, अदर सोर्सेज और एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर शो हो सकती है। आपका अगला फॉर्म है ITR 5। यह बेसिकली पार्टनरशिप फर्म इस फॉर्म को यूज करती हैं। वहीं इस फॉर्म को एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन्स, लोकल अथॉरिटी भी यूज कर सकती हैं या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ITR 7 को फाइल नहीं कर सकता वो ITR 5 को यूज करते हैं। आपका अगला फॉर्म है ITR 6। तो इस फॉर्म को वो कंपनियां यूज करती हैं जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंदर डिफाइन की गई हैं और वो कंपनी जो कि ITR 7 फाइल नहीं कर सकती। आपका अगला ITR फॉर्म है ITR 7 और यह फॉर्म उन पर्सन्स के द्वारा यूज किया जाता है जिसमें कंपनीज भी शामिल हैं जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A, 4B, 4C एंड 4D के अंदर कवर होती है। आपका अगला टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट, मतलब आपको किस डेट तक
अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ड्यू डेट प्रोवाइड करता है, जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कोई भी ऐसा टैक्स पेयर जिसके अकाउंट्स को ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए जो ड्यू डेट दी गई है वो है 31 जुलाई ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो दूसरा है, अगर आप कोई कंपनी है या फिर कोई ऐसे टैक्स पेयर है जिनके अकाउंट्स को ऑडिट होना कंपलसरी है, या फिर ऐसे वर्किंग पार्टनर है जिसकी फर्म के जो अकाउंट्स है वो ऑडिट होने कंपलसरी है, तो उस केस में जो आपकी ड्यू डेट होगी 30 सितंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। यहाँ पर आप जो रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर सकते हैं, पर उस केस में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी होगी और आप यहाँ पर मैक्सिमम असेसमेंट ईयर के एंड तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो में समझाए गए टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी इसके रिगार्डिंग क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।